मित्रों, कल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वो बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा के रोजगार सृजित करने का क्रांतिकारी कदम है और समाज के हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। मैं ये मानता हूं कि कोरोना जैसे संकट की पृष्ठभूमि में जब पूरा विश्व चुनौतियों के ढेर पे खड़ा है, तब आज के जो कल आम बजट प्रस्तुत हुआ उसने अपने देश में हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोले। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके 6 स्तंभ आप देखिए। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब आप देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मैं तुलना कर रहा था इन 6 स्तंभों को। अगर देखें, स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने चिंतन किया था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया। स्वास्थ्य और कल्याण में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। दूसरा स्तंभ है भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। जो पूंजीगत व्यय की बात हुई है, 5.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा पे व्यय भारत सरकार कर रही है, उस पर अगर हम सोचे तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभ माना था। तो ये भी एक है। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास में रोजगार अपने आप समाहित होता है। अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने एक अपना स्तंभ रखा है, इसमें कवर हो रहा है। नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, इसको मैं मानता हूं शिक्षा और सुशासन के अंदर ये स्तंभ भी हमारा सम्मिलित हो जाता है। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी शिक्षा से संबंधित है, अर्थव्यवस्था रोजगार से संबंधित है। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये टोटली सुशासन है। जो कई नए प्रयोग हम लोग सुशासन में कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कृषि में, रेवेन्यू में, अलग अलग जगह जो किए हैं, मोबाइल पे सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं। और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़े ही है, हम खड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था। लगभग उसी लाइन पे ये बजट है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात। और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसके पर्याप्त अवसर हमको इस बजट में मिलेंगे। कल मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपने अपने हर अधिकारी बजट सुने और अपने अपने विभाग का निकालें। आज मैं मोटी आउटलाइन जो मैंने समझी है वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस बजट से पूरा लाभ उठाना है मध्य प्रदेश के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। अगर आप देखेंगे ओवरऑल प्रमुख चीजें, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 64,000 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की गई। तो हमारा स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन दोनों ध्यान रख के इसका अध्ययन करके कैसे हम इसमें अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान है, उसका लाभ स्वाभाविक रूप से अलग अलग राज्यों को मिलेगा। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए क्रांति है, प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के पात्र है। 137% अधिक राशि, इसका मतलब यह है कि बीमारी होने के पहले रोकने की भी व्यवस्था और हो जाए तो गरीब तक के पर्याप्त इलाज की व्यवस्था।
इसमें आयुष्मान भारत जैसे भी आयाम सब सम्मिलित होंगे अगर हम देखेंगे। इसमें लगभग 2,23,840 करोड़ का प्रावधान। अब इसका फायदा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर है उनको पूरा उठाना चाहिए। इसका बारीकी से आप अध्ययन करो, आपके विभाग के साथ बैठो और क्या क्या पहल हमको करनी है वो हमको करनी चाहिए। फिर नया पोषण मिशन एक शुरू हो रहा है, तो कुपोषण दूर करने के लिए ये हमारे पास बजट की व्यवस्था इससे हो सकती है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि कुपोषण के मामले में हमको बहुत काम करने की जरूरत है। तो वो महिला बाल विकास और संबंधित विभाग को ध्यान देना पड़ेगा। फिर पूंजीगत कार्यों के लिए 5,50,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। हम लोग भी अधोसंरचना के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हमारा प्रोग्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, ईडब्ल्यूडी और संबंधित विभाग इसमें ढंग से ध्यान देंगे, उसमें भी है। और हमारे सिंचाई की योजनाओं के लिए भी, चाहे वो एनपीडीए की हो चाहे जल संसाधन की हो, वो आप देखें इसमें भारी भरकम प्रावधान है। इसमें वो आ गया है। तो कुल मिला के इसको आपको देखने की जरूरत है। जो आईजीपी तुलसी जी भी है, ढंग से देखें। भारतमाला परियोजना में भी 8,000 करोड़ है, तो हम अटल प्रोग्रेस वे में लाभ उठा सकते हैं क्या उसका, उसको वर्कआउट हमको करना पड़ेगा। फिर शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन भूपेन्द्र जी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम जो शहर रह गए पेयजल से, उसमें कैसे इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। जल जीवन मिशन के लिए 5 गुना प्रावधान किया गया है। 11,000 करोड़ से बढ़ा के लगभग 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचे। तो वो गांव में पानी देने का जो हमारा अभियान है उसका अधिकतम हम इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। फिर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 और 5 वर्षों के लिए 1,41,000 करोड़ रुपया शहरी स्वच्छ भारत के लिए मिशन 2 भूपेन्द्र जी प्रारंभ होगा। तो उसको पूरा वर्कआउट करके हमको कैसे मध्य प्रदेश अधिकतम लाभ उठाए। एक नई बात इसमें ये और है कि अभी तक अपनी परियोजनाओं के लिए हम लोन लेते थे बैंकों से। एक नई चीज इस बजट में की गई है, 20,000 करोड़ रुपए की अंश पूंजी से नया वित्तीय विकास संस्थान गठित किया जाएगा, जो अपनी योजनाओं के लिए भी बैंक के अलावा पैसा देगा। तो बैंक के अलावा एक और द्वार हमारे लिए खुला है। इसको भी हमको विशेषकर वित्त विभाग और जो हमारे निर्माण वर्क्स डिपार्टमेंट से वो कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसमें भी हम लोगों को पहले करनी चाहिए। एक हमको और सुविधा मिली है कि सकल घरेलू उत्पाद का अभी तक 3% हम लोग लोन ले सकते थे, उसको बढ़ाकर 4% दिया गया है। तो लगभग 13,000 करोड़ रुपया, और उसमें भी 0.5% सशर्त किया गया है। कुछ सुधार, 4 सुधार बताए हमने कि वो सुधार और करेंगे तो 4 के बजाय 4.5% तक हम जा सकते हैं। ऐसे समय में जब ड्यूरेशन की राशि कम हो रही है, हमारी 61,000 कितने करोड़ थी, उससे घट के हम 52,000 करोड़ के आसपास, इस साल तो 43,000 करोड़ में रह गए। हाँ, तो उसमें उसकी कभी पूर्ति हम इससे कर सकते हैं। तो वो जो 4 हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन रूप से, फिर वो 4 सुधार करने पड़ेंगे। तो 4 सुधारों पे हम लोग ध्यान देंगे, हम मध्य प्रदेश में कर पाएंगे। तो इसमें लगभग फिर अपन 10-12,000 13,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त जुटा पाएंगे। फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन, तो 8 लाख के आसपास मध्य प्रदेश को मिलेंगे, तो उसकी तैयारी अपन को पूरी कर लेनी चाहिए। फिर जनगणना डिजिटल होगी, 3500 करोड़ का प्रावधान उसके लिए, तो वो तो अपनी जनगणना के काम आएगा। बुजुर्गों को 75 आजादी के 75 वर्ष में 75 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके आय का रिटर्न भरने से छूट दी गई है। एक हमको विशेषकर हमारा जनजातीय विभाग मीना जी, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। 750 नए एकलव्य स्कूल में से मैक्सिमम हम ले आए, तो उसकी तैयारी पूरी हमको करनी पड़ेगी कि कैसे हम ये स्कूल हम लोग ले पाए। और एकलव्य स्कूल की भी राशि 20 से बढ़ा 38 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की भी एक बहुत अच्छे संस्थान विकसित किए जा सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक जो 7 नए
टेक्सटाइल पार्क की बात की, इनमें से तो लपक नहीं है, हमको हर हालत में है। उद्योग और एमएसएमई दोनों मिलकर इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि अपने यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर पर वैसे भी काफी निवेश आया। हम एक टेक्सटाइल पार्क तो मध्य प्रदेश में आए ही, उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत 3 नई परियोजनाओं में से एक मध्य प्रदेश के इटारसी से आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा तक विकसित होगी, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। रेल से संबंधित मामलों में भी काफी 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे में आएगा, तो हम अपनी रेल परियोजनाओं को कैसे समाहित कर पाए, कैसे समाहित कर पाए। फिर कुछ और ग्रामीण विकास ध्यान देगा। मनरेगा में 73,000 करोड़ का प्रावधान है, 61,500 करोड़ कोरोना में हालांकि ज्यादा रही थी। मनरेगा अनटाइड फंड जैसा है अपने पास, जितना ज्यादा हम लाएंगे उतना हम ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत काम करवा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए मैंने बताई 37,130 करोड़, आजीविका मिशन के लिए भी 10,005 करोड़ पहले थे, अब 14,473 करोड़ है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का काम जो हम लोग कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, इस पर पूरी ताकत लगा देना है कि एक नई ताकत है। और प्रधानमंत्री जी उसे मन की बात अगर आपने जिक्र किया, मीना राणा की अपनी बालाघाट की, उन्हें बंद राइस मिल खरीद के चालू कर दी महिलाओं में, जबरदस्त ताकत है बहनों में। तो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उपयोग करना पड़ेगा। मध्याह्न भोजन का लगभग जैसा था वैसे ये 11,000 करोड़ था, 11,500 किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सेम है 27,500 का 27,500 करोड़ ही है, उसका भी लाभ उठाना है। स्वच्छ भारत मिशन का 600 करोड़ पहले था, 600 करोड़ अब है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का 9,994 करोड़ पहला था, अब भी है। अमृत और स्मार्ट सिटी का भी सेम 13,750 करोड़, अब भी 13,750 करोड़ है। पोषण 2 करके जो मैंने बताया नया कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है, पोषण दूर करने के लिए, वो 20,000 करोड़ का, उसको बहुत ध्यान हमको देना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लगभग 9,200 करोड़ का एक नहीं रहता है। जल जीवन मिशन 11,500 करोड़ से बढ़ाकर 50,011 करोड़ किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि केंद्र सरकार फ्री में कुछ नहीं देती, 50-50 करो, 60 नहीं, ये जल जीवन में 50-50 है, तो जितने वो देंगे इतने यहां से देंगे। तो ये सब योजना में यही है। तो हम अपना बजट बनाएंगे तो उस हिसाब से बनाएंगे। वहां ऐसा नहीं है कि इतने ले जाओ, वहां तो ये कितना लाओ तब इतने ले जाओ, तो अपने बजट को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 3,000 करोड़ की कार्य, हाँ 3,000 करोड़, तो 3,000 करोड़ अपन व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक साल में 6 देते हैं। हाँ, तो वो ह्यूज, मतलब कुल मिला के एक चीज हम पेयजल से जो कई दिनों से मैं कह रहा हूँ घर घर नल लगा के स्वच्छ पानी देना है, वो सपना हम लोग इससे साथ आपकी एक सर्वे अपन जल निगम से भी पानी प्रदान कर रहे हैं, पेयजल जो अपना निगम है, और ये जल जीवन निगम मिशन भी आ गया है। तीसरा रीजन क्या है कि 15 वित्त आयोग की जो गाइडलाइन है इसमें 50% राशि इतने पेयजल के लिए आप तो 33 संस्थाएं काम कर रही, वो 50% जो है उसके लिए आप किसी दूसरे मंत्री हाँ कर सकते हैं। आज मैं विचार कर रहा था कि आज तो हम वो स्कूलों के बारे में एक प्रेजेंटेशन करेंगे, जो उत्कृष्ट विद्यालय हम खोले, सीएम राय मैंने कहा नाम बदलना चाहिए। अगली बार इस पर प्रेजेंटेशन करेंगे, हाँ नहीं वो अपन देख के करेंगे पूरा, तो उस पर चर्चा करेंगे। पंचायत में बहुत काम हो रहा है, क्या वो अपन पूरा उसका तर्कपूर्ण बंटवारा करेंगे, जिससे पैसे का अपव्यय ना, उस पैसे को दूसरे काम में लगाएंगे। अभी तो क्या है, अधिकांश पंचायत बिजली का बिल भी नहीं भर रही, तो इसमें बिजली का बिल भरवा दें तो कंपनियों के लिए थोड़ा बहुत राशि उनको मिल जाएगी, वो अपन सोच के करेंगे। अगली कैबिनेट में इसका एक प्रेजेंटेशन रखेंगे। और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके लिए भी 1,200 करोड़ पहले थे, अब 2,000 करोड़, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। तो मैं ये विषय मैंने इसलिए आपके सबके सामने रखा कि हम लोग सतर्क और सजग रह के केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के लिए अधिकतम कैसे जुटा सकते हैं, उसका प्रयास
हमको तत्काल प्रारंभ करना पड़ेगा और उसके लिए आप आपके विभाग के साथ बैठ के रणनीति बनाए, योजना बनाए। और जैसे मैंने कहा कि दिल्ली भी हमको जाना चाहिए। कुछ मेरे साथी मंत्री दिल्ली प्रवास करके आए हैं, उसका निश्चित तौर पर लाभ देंगे। ये तो प्रयास करने के ऊपर है, कौन कितनी कोशिश करता है। कोशिश करता तो हम प्राप्त करते हैं, तो इसमें से अधिकतम लाभ मध्य प्रदेश की हम कैसे उठाएं, इसकी कार्य योजना अपने विभाग के हिसाब से बना लें। एक बार विभाग के साथ बैठ के पूरा एक बार इसका अध्ययन करके और फिर हम लोग, क्योंकि इस बजट में कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश के लिए छुपा है। कोई लिख के चीज थोड़ी होती कि ये मध्य प्रदेश को दिया, कई चीजें छुपी है, तो छुपे हुए अवसर को हमको जाने नहीं देना। और मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में ये बजट क्रांतिकारी काम करेगा। हमको इस पर ध्यान देना है, इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा। एक और 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत भी हमको राशि मिलेगी। न्यायपालिका के लिए अनुदान 690 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के रख रहे को एक दिक्कत हमें आ रही थी, अभी जब विश्लेषण आएगा तो मंडी टैक्स हमने कम किया तो मंडी की आय 83% कम हो गई। तो हमारे सामने समस्या कि पहले मंडी से देते थे सड़कों के रख रखाव की, अब वो राशि हमारे पास नहीं है। इसमें उसका भी प्रावधान 2109 करोड़ 5 साल में, 5 साल में, तो ये राशि हमारे पास आएगी। एक कृषि के क्षेत्र में निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान है, इसके डिटेल में हम जाएंगे। 4587 करोड़ रुपया, इसका उपयोग हम कैसे ढंग से कर पाएंगे, इसके बारे में सोचना है। उच्च शिक्षा अनुदान 349 करोड़, हेल्थ लैब्स के लिए 44 करोड़, क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए 1061 करोड़, आपदा प्रबंधन के लिए भी राशि की व्यवस्था है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भी राशि की व्यवस्था है। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी अनुदान है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और 10 लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं उनके लिए भी, और शहरी निकाय और ग्रामीण निकायों के लिए भी अनुदान। ये सबको इकट्ठा करके हमको कैसे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा कर पाए, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। कुछ विशेष अनुशंसाएं भी की गई है। पर्यटन पुरातत्व विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए, कन्या शिक्षा परिषद के लिए 250 करोड़ रुपए, पेयजल की आपूर्ति विशेषकर चंबल क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए, सोलर पंप के लिए 500 करोड़ रुपए, ये अनेकों ऐसी चीजें हैं। तो हम समन्वित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं सारी चीजें आपके सामने रखूं, क्योंकि कोई चीज अंदर जब आती है तो मैं चाहता हूं हम शेयर करें इसको सब आपस में, और कैसे इसका बेहतर उपयोग कर पाए, उस दिशा में हम लोग जी जान से आज से प्रयास करें। मुझे ये बताती हुई प्रसन्नता है कि हमारे कई मंत्री साथी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बाकी सबको भी जुटने की जरूरत है। तो हम जुट के काम करेंगे तो 3 साल में बदल देंगे मध्य प्रदेश, सचमुच में। पूरे आत्मविश्वास से भर के अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के इसमें काम करें, अपने विभागों के साथ बैठ के कार्य योजना बनाएं, और जब जरूरत आपस में भी करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपस में भी बात करेंगे, भारत सरकार से भी टाइप करेंगे। इतनी मुझे प्रारंभ में कहना था। आज एजेंडे के बाद एक तो सर्व संसाधन संपन्न शालाओं के बारे में, और एक विश्वास को मैंने पिछली बार कहा था विभाग में कुछ मंथन किया है। मैं चाहता हूं हर एक विभाग में ऐसा मंथन हो और मंत्री अपना सर्वश्रेष्ठ दे, तो वो चीजें आप लोग हर एक डिपार्टमेंट करेगा तो एक